ठीक है, sufficient number of participant has already joined, so you can हाँ, start. वो सब ज्वाइन करते हैं। सुप्रभात सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में, जो हमारे संस्थान की तरफ से एक श्रृंखला के तौर पर चला आ रहा है और उस श्रृंखला की ये 46वीं कड़ी है। आज हमारे बीच, चूंकि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है, उसी के कड़ी में हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है। हमारे साथ हमारे अतिथि भी उपस्थित हो गए हैं। तो मैं डॉक्टर रंजीता तिवारी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। आज के हमारे इमेंस गेस्ट हैं, उनके बारे में 4 पंक्तियां बताने के लिए। मैम, रंजीता मैम, ओवर टू यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस वेबिनार में उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन, आज का जो, वैसे तो ये हमारे संस्थान का ये 46वां वेबिनार है। उसी वेबिनार के क्रम में ये 46वां, हमने इसके पहले और 45 वेबिनार हम कर चुके हैं, लेकिन आज का ये वेबिनार हमारे लिए खास है। और इसलिए खास है ये क्योंकि 21 तारीख जो आने वाला हमारा सोमवार है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, वो उस योग दिवस के से बहुत ही ज्यादा उसकी प्रासंगिकता है उनको यहाँ पे आज इस वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। वैसे तो इनका परिचय, ये ऐसी हस्ती है कि ये परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है हमारे आचार्य जी की। लेकिन फिर भी औपचारिकता के तौर पे मैं अपने विद्यार्थियों को नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 की तरफ से ये बताना चाहती हूँ उनके बारे में। वो जो भी उनकी संप्रतियां हैं, उससे मैं परिचित कराना चाहती हूँ सबको। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री योग रत्न रवि व्योम शंकर झा सर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर मधुबनी बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां से ही सर की शिक्षा दीक्षा हुई। सर ने फिर आगे जाकर के हरिद्वार से पतंजलि विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया योग में ही। फिर और जो एक विशेष बात सर के बारे में वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी मैं ये बता दूं कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड का हैट्रिक बनाया है। इनके नाम से 3 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो कि एक के बाद एक, बैक टू बैक इन्होंने 3 कीर्तिमान रचे हैं। जिनमें से पहला उन्होंने जो इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने 1.5 घंटे तक, 1 घंटे 30 मिनट तक, 21 जून के ही दिन योग दिवस 2017 को इन्होंने 1.5 घंटे तक शीर्षासन की मुद्रा में रह करके विश्व कीर्तिमान रचा था। फिर अगले ही साल, उसके नेक्स्ट ईयर, उन्होंने जो दूसरा विश्व कीर्तिमान रचा, वो था 40 मिनट तक इन्होंने, जो कि बहुत ही एक बहुत ज्यादा योगाभ्यास करने वाले लोग के लिए भी ये बहुत ज्यादा कठिन है। और सर ने 40 मिनट तक पद्म शीर्षासन किया 21 जून को 2017 में। 2016 के बाद 2017 में सर ने दूसरा विश्व कीर्तिमान रचा पद्म शीर्षासन करके 40 मिनट तक, जो कि अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने किया था। फिर इस श्रृंखला में जो तीसरा, इस हैट्रिक की श्रृंखला में जो तीसरा विश्व कीर्तिमान सर ने रचा, वो है जल योग। सोच करके भी लगता है कि जल योग, जल में जाने के लिए भी हम लोग सोचते हैं। और वहां पे उन्होंने 24 घंटे लगातार 21 जून के ही दिन 2018 को उन्होंने योग दिवस के दिन राजस्थान में 24 घंटे तक जल योग किया था। ये तीनों विश्व कीर्तिमान सर ने अपने नाम दर्ज किए। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर बिहार की धरती से आते हैं, बिहार के ही मधुबनी जिले से आते हैं। तो और फिर सर ने 2019 में सर को डॉक्टरेट की उपाधि मिली। योग के क्षेत्र में लगातार हैट्रिक, वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं जल में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने पर, वियतनाम में योग प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर वियतनाम सरकार ने सर को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। फिर मैं बता दूं, सम्मान की सर की बात हो ही रही है, तो मैं और जो भी है, वैसे तो बहुत है, यहाँ पे नाम गिनते जाएंगे हम लोग तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। फिर भी जो कुछ है प्रमुख मैं आपको बता देती हूँ। 2016 में सर को योग रत्न सम्मान से नवाजा गया था। वो उनको
पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से वो ये योग क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है, जो कि सर ने जो शीर्षासन में विश्व कीर्तिमान बनाया था, उसके लिए सर को 2016 में योग रत्न सम्मान मिला। फिर ECI अवार्ड्स 2019 में जो सर को मिला, वो 32वें एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड से सर को नवाजा गया 2019 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा दिया गया सर को। फिर अटल मिथिला सम्मान सर को 17 अगस्त 2019 में दिया गया। इनको भी ये जो सर ने हैट्रिक विश्व रिकॉर्ड बनाए, उस विश्व रिकॉर्ड के ही चलते सर को इतने सारे सम्मान मिले। फिर और सर के बारे में विशेष आपको ये जान करके और ज्यादा हर्ष का अनुभव होगा कि सर का जो संबंध रहा है, जो सर जहाँ से संबंधित रहे और आज आपके बीच में है, सर ने बहुत ही महान हस्तियों को योग प्रशिक्षण दिया है, और उन महान हस्तियों के साथ साथ आज उस लिस्ट में हम लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि सर आज हमारे साथ हैं। इसमें सर ने आमिर खान को दंगल फिल्म की शूटिंग के दौरान सर ने उनको योग का प्रशिक्षण दिया। फिर हमारे जो क्रिकेटर हैं और सांसद है गौतम गंभीर, उनको भी सर ने योग परामर्श दिया। नेता और अभिनेता क्रिकेटर पूर्व बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को भी सर ने योग के गुर सिखाए। फिर उन्होंने वर्तमान दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उनको भी सर ने योग का प्रशिक्षण दिया। कीर्ति आजाद भी सर से योग का प्रशिक्षण ले चुके हैं। तो आज आप गर्व का अनुभव करिए हमारे साथ, हम सारे NGP के लोग इस बात पे गौरवान्वित होते हैं और सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आज इस हस्तियों के बीच में हम भी शामिल हैं जो सर से योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मंजू मैम, इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रंजीता मैम ने पूरे विस्तार से सर के बारे में बताया है। मैं अपने संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सर, जो कि इस पूरे पृष्ठभूमि में सबसे आगे हैं और उन्हीं का सारा योगदान रहता है इस तरह का इनोवेटिव काम कराने के लिए, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका स्वागत करें और वेबिनार को आगे बढ़ाया जाए। ओवर टू यू सर। Thank you Manju ma'am, and very warm welcome and शुभ प्रभात, प्रणाम हमारे अतिथि महोदय को, श्री रवि झा साहब और रेखा झा मैडम को। Very warm welcome to our esteemed faculty member also. I appreciate the approach and I appreciate the coordination they did to bring with us, with our students, such a great personality of yoga, having international exposure on just 2 days before the International Yoga Day, which we are celebrating each year on 21st June। जैसा हमें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की ख्याति भारत ने पहुंचाई थी और भारत के इस योग के क्रियाकलाप में हमारे अतिथि महोदय का जो योगदान है और जो इनके उपलब्धियों की झड़ी रंजीता मैडम ने लगाई है, वो सुन के अति प्रसन्नता हुआ। इतने ख्याति प्राप्त योग गुरु से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र आज लाभान्वित हो रहे हैं। पुनः एक बार जो आपदा के इस विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलने का जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स का प्रयास है, उसको सफल होते देख रहा हूं मैं। और ये ऑफलाइन इतना संभव नहीं था जितनी आसानी से हम अपने इतने ख्याति प्राप्त गेस्ट को, जो शायद ऑफलाइन में समय न दे पाते, ऑनलाइन में इनका बहुमूल्य समय प्राप्त हुआ। तो इनका समय जाया नहीं करते हुए योग जैसे विद्या से रूबरू होने का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बडिंग इंजीनियर्स हैं, जिन पर सोसाइटी का जिम्मेदारी है आगे, इतने महान व्यक्तित्व से अगर योग सीखेंगे तो हमें आशा है कि वो योग के क्षेत्र में भी अच्छे कार्य करेंगे और अपने में, अपने परिवार में, अपने समाज में योग का बढ़ावा दे पाएंगे।
मैं पुनः अपने विशेष अतिथि और आज के वक्ता योग गुरु श्री योगाचार्य रवि झा जी और रेखा झा जी को पुनः स्वागत करता हूँ और मेरा प्रणाम स्वीकार हो और हमारे छात्रों को योग का कौशल प्रदान की जाए। थैंक यू, थैंक्स once again to all faculty members, our coordinators, and the student teams, the IT club who is supporting this webinar, and all the students who are participating, and faculty members and principals of other colleges also. Thanks. Please go ahead with the webinar. ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस बीच आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इतने बड़े विशिष्ट अतिथि को हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारे संस्थान से जुड़े हुए प्रोफेसर वी मिश्रा अरुण सर का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके ही प्रयास से हम लोग इतने बड़े गेस्ट को अपने साथ बुला पाए हैं। सर को कुछ टेक्निकल मुश्किलात के चलते वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, फिर से वो कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की, वो जल्दी ही ज्वाइन कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़े आभारी तो हम उनके ही हैं कि उन्होंने इतने बड़े गेस्ट को हमारे साथ मतलब ले आए और बच्चों के साथ। तो सर हम ज्यादा समय और ना लेंगे, रेखा मैम आपको हम माइक देते हैं, आप अपनी बात रखिए। ओके, ओवर टू रेखा मैम। थैंक यू वेरी मच। सभी विशिष्ट जनों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना। और जैसे कि सबसे पहले अर्पण लाइफ फाउंडेशन की तरफ से, आचार्य जी की तरफ से आप सबको नमन करती हूँ, आप सबको शुभकामना देती हूँ और मंगल कामना के साथ इस प्रोग्राम का श्री गणेश करती हूँ कि जिस कामना से आपने इस वेबिनार को रखा है, ईश्वर करें उससे सफलता मिले और हमारी शुभकामना आपके साथ है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, चंद्रशेखर सिंह जी का बहुत आभार देना चाहूंगी और जैसे कि आपने बताया प्रोफेसर वी मिश्रा अरुण जी का भी बहुत आभार कि उन्होंने हमें मौका दिया अर्पण लाइफ फाउंडेशन के साथ ये आपके साथ कुछ लम्हे बिताने का। और सभी फैकल्टी मेंबर्स को बहुत शुभकामना, बहुत आभार, बच्चों को बहुत प्यार। और जैसे कि हम सब जानते हैं जो आज का हमारा ये थीम है, योग से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन। तो योग में वो ताकत है, वो शक्ति है जो वाकई मनुष्य का व्यक्तित्व तो बदलती ही है, साथ में उसका जीवन भी बदल देती है। तो कहते हैं मन चिंताओं से दूर, शरीर स्वास्थ्य को मिले नए आयाम, योग की इस कला को विज्ञान भी करे प्रणाम। तो योग वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है कि योग में ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मानसिक विकास को भी साथ में लेके चलती है। और आज जैसे कि आपने आचार्य जी के बारे में बताया, आज आचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अर्पण लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आचार्य जी जिसके फाउंडर हैं, जिसके बौद्धिक मार्गदर्शन से हम सब टीम की तरह काम करते हैं। और हमारा जो आचार्य जी का एक बहुत अच्छा संदेश है कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी का ये बहुत सुंदर सूत्र है जिसके साथ हम सब मिलके उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आचार्य व्योम जी का अगर आशीर्वाद रहे, अगर आचार्य व्योम जी का आशीर्वाद रहे, मार्गदर्शन रहे, वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से भारत विश्व गुरु के पायदान पे खड़ा होगा और आचार्य व्योम जी हमें वहां तक लेके जाएंगे योग के माध्यम से, योग की दृष्टि से। नमस्कार, मैं रेखा झा हूँ और मैं अर्पण लाइफ फाउंडेशन की संचालिका हूँ, वक्ता हूँ और आप सबको नमन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि अपने श्रीमुख से आचार्य जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आभार। सभी मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को मेरा चरण बंदन। कमर गर्दन सभी सीधी करेंगे, स्पाइनल कोड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, जितना संभव हो सके आंखें बंद रहेंगे सभी के। आप दोनों हाथों को आराम से दोनों घुटने पर रखेंगे। अगर बैठ पाते हैं तो ठीक है, खड़े हैं तो ठीक है, जिस प्रकार से है अपने आप को नियंत्रण करेंगे। स्पाइन सीधा रहना चाहिए, मेरुदंड आपकी सीधी रहे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी,
आंखें बंद, चश्मा अगर पहने हो तो उसे उतार सकते हैं। मन में प्रसन्नता, बिल्कुल प्रसन्नता का भाव, एक रूपता, लंबी गहरी 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। और आराम से स्लोली उसे निष्कासन करेंगे, छोड़ेंगे। 3 बार डीप ब्रीदिंग लेना है और छोड़ना है। अब एक बार लंबी ब्रीदिंग के साथ पवित्र ओम का उद्घोष करेंगे, उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 30 सेकेंड 30 सेकेंड बिल्कुल मौन रहेंगे, शांत।
फिर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। दोनों हाथ को आपस में रब करके उसे सहजता के साथ, जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, वैसे ही आंख पर, अपने चक्षु पर हाथ को स्पर्श करते हुए फिर संपूर्ण शरीर को एक बार स्पर्श करेंगे अपने हाथों से और आंख को खोल लेंगे। सबसे पहले सभी गुरु सत्ता को मेरा प्रणाम, जितने भी हमारे परे हैं और गुरु के पद पर प्रतिस्थापित हैं और अपने पूर्ण अंतःकरण से, पूर्ण निष्ठा, समर्पण और पूर्ण सात्विकता के भाव को लेकर के भारतीय परंपरा, अखंडता और इनकी आभा, ओज, तेज से परिपूर्ण और सींच रहे हैं उन सभी छात्रों को आप लोग, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सभी गुरु सत्ता को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज का विषय है योग से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक परिवर्तन। पहले तो योग है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ये शब्द क्या है? तो योग शब्द क्या है, उस पे हम सबसे पहले बात करते हैं। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, दो धातु। योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव। किसी चीज में आप जब जुड़ जाते हैं, तल्लीनता हो जाते हैं। जुड़ने का मतलब एक और एक को कैसे 1 + 1 = 2, तो ये एक गणितीय, मैथमेटिकल ये टर्म हुआ। लेकिन जब आप व्यक्तिगत एक पति और एक पत्नी दोनों को जब जोड़ते हैं हम, तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों पर योग के प्रभाव, जैसे ही आप लोगों की ये पहल थी और आप लोगों ने ये रखा, तो एक विराट है। इसका स्वरूप सूक्ष्म नहीं है, ना ही लघु है। योग शब्द सबसे पहले महर्षि पतंजलि जो प्रणेता है योग का, अगर चर्च होती है कहीं पर योग का उद्गम होगा या उसकी विकास की बात होगी, कुछ भी, तो महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता है। उनके बगैर हम योग की कल्पना ही नहीं कर सकते। योग जीवन का मूल आधार है। लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी वस्तु को समझने के लिए विद्या बहुत आवश्यक है, जिसे हम शिक्षा बोलते हैं। और विद्या का 4 स्तंभ है। जितने भी हमारे गुरुवर हैं इस पैनल में, उन सभी को और जो भी छात्र हैं उन सबको ये बताऊंगा कि विद्या का 4 स्तंभ है। वो 4 कौन-कौन है, ये नोट कर लीजिएगा अगर हो सके तो, चाहे याद कर लीजिए। 4 स्तंभ है: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। ये 4 चीज से होकर के फिल्टर होता है। जैसे आप पानी पीते हैं, तो पानी रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, जिसे आरओ बोलते हैं, आरओ का पानी। लेकिन उसमें कई मर्तबा ऐसा होता है जो आयरन, जो मेन उसमें तत्व है, वो भी कमी हो जाती है। लेकिन हाँ, वो साफ रहता है, पूरी प्यूरिफाई रहता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसे है, वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वो विद्या से है। और शिक्षा का जो ग्रहण करने की बात है, तो ये 4 चीजें: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। ये 4 स्तंभ है विद्या के। इसके बगैर विद्या नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला, अध्ययन। अध्ययन क्या है? आप सभी जानते हैं, बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप स्वयं के लिए सेल्फ स्टडी करते हैं, वो अध्ययन हुआ। अध्यापन क्या है? अध्यापन है जो, जैसे आपके गुरु लोग हैं पैनल में या मैं बैठा हूँ, आपको जो अभी बता रहा हूँ, ये मैं अध्यापन का काम अभी कर रहा हूँ। अध्ययन, अध्यापन। और इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? वो एक ही है, अभ्यास। अगर अभ्यास नहीं करूं तो ना अध्ययन कर सकता हूं और ना अध्यापन हो सकता है।
अगर अध्यापन अगर अच्छे सुयोग्य हमारे गुरुवर हैं सभी, तो वो जानते हैं कि कितना मेहनत करके कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के आपके लिए वो तैयार करते हैं पूरा। जो थोड़ी-सी एक प्रकाश देने से आपका मार्ग खुल जाए, तो प्रकाश देना इतना सहज नहीं होता है, बहुत कठिन है। तो प्रकाश का काम कौन करता है? गुरु। गुरुस्य मौल्यम व्याख्यानम शिष्यास्त छिन्न संशय। गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपके अंधकार को दूर कर देता है, जो आप में प्रकाशवान कर देता है। अंधकार केवल शिक्षा के स्तरों पे नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे स्तर हैं। जीवन में तो रहन-सहन, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व जो आज हम बात कर रहे हैं, जो योग के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये 3 पहलू पर आज हम बात करेंगे। तो इसमें तो बहुत कुछ है, ये तो बोलने के लिए, इस पर बोला जाए तो आप महीनों बोल सकते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे को लेकर के उठाएँगे, जो सबसे पहले तो विद्या को उठाया, विद्या के 4 आयाम: अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार, ये स्तंभ। तो अध्ययन, अध्यापन और अभ्यास जो नियमित हम लोग योग में करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो आज आसन किए उसमें फिर कल करते हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है और अनुभूति होता है, इंटरनल आंतरिक अनुभूति होती है। वो जो करता है वही बता सकता है, जो नहीं करता है अभ्यास वो नहीं बता सकता है। कोई भी जो छात्र-छात्राएँ हैं, जो भी जुड़े हुए हैं अभी, जो नियमित अध्ययन के लिए बैठते होंगे, उनमें जो चमक आती है, इंटरनल जो उनमें ताकत बनती है, स्टेमिना बनता है, एक बिल्डअप होता है, वो जो 7 दिन पर किताब को छूते हैं या प्रणाम करके फिर वैसे ही रख देते हैं, उनमें नहीं होगा। क्योंकि विद्या का ये 4 स्तंभ है, वो शिक्षक के लिए भी है, वो छात्र के लिए भी है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं भी 4 बजे सुबह नित्य उठता हूँ। हो सकता है हमारे जितने भी छात्र हों नहीं उठते होंगे, वो 6 बजे ही उठें, 7 बजे ही उठें। एक समय सारणी का भी हमारा जीवन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हर एक चीज़ को हम छोटी-छोटी बारीकी को अगर सँभाल करके करेंगे, तब जाकर के हमारा चरित्र निर्माण होता है। चरित्र चरित्र बोलते हैं, निर्माण कैसे? धवल बनाओ, उज्ज्वल बनाओ, कोई दूसरा इसका नहीं है। ना किताब में है इसकी बातें, चरित्र का निर्माण आप नियमित अभ्यास से ही कर सकते हैं। इसका कहीं पर कोई ग्रंथ आपको कुछ नहीं है, कर सकता है। तो जब नियमित अभ्यास करते हैं, तभी जाकर के आप निखरते हैं। शिक्षा हमें अंदर को पुश करता है, अंदर से आपको उस पात्रता देती है, इज़िबिलिटी देती है, आपको उस योग्य बनाती है। लेकिन आपको किस भाव में चलना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ तय कोई और नहीं, आप खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। तो हम अध्ययन की बात किए, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास की भी कर लिए और व्यवहार की बात करते हैं। जब ये 3 चीज़ आ गई, हमने अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, अध्यापन भी कर लिए, पढ़ा भी लिए, उसके बाद अभ्यास भी कर लिए, नियमित करते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में व्यवहार। अगर ये सब चीज़ व्यवहार में नहीं है, जैसे कि कोई बच्चा को माता-पिता समझाए कि गुरु हम लोग समझाते हैं कि प्रणाम करिए, कोई आते हैं तो उनको कैसे सम्मान करना है मान। ये सब सीखना, और जब कोई आपके घर में मेहमान आए, तो आपको वहाँ पर शर्म फ़ील हो रहा है, आप मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, वहाँ पर आप उनको चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनको प्रणाम नहीं बोल सकते हैं एक बार। तो फिर ना आपका कौन, ना अध्ययन भी काम आया, ना अभ्यास भी काम आया, ना अध्यापन भी काम आया और व्यवहार में तो है ही नहीं। तो शिक्षा के ये चारों स्तंभ गौण हो गए। तो शिक्षा, विद्या की जो ये 4 स्तंभ है, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। दूसरी बात, ये योग के जो प्रणेता हैं, हमारे आदरणीय और हमारे जीवन के प्रणेता, हम सबके प्रणेता महर्षि पतंजलि, जिनकी सबसे पहला योग सूत्र का जो सबसे पहला है, अथ योगा अनुशासनम, डिसिप्लिन जिसको हम बात करते हैं, उसके अलग-अलग व्याख्यान के दृष्टिकोण से अलग-अलग किया गया है। उसमें अनुशासन की पैरिटी दी गई है और वास्तव में छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये कहने की बात नहीं है। अगर आप नियमित योगाभ्यास, योग से जुड़ते हैं या नियमित आप कुछ भी करते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें अनुशासन का बहुत बड़ा अहमियत है। अनुशासन के अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में
अलग अलग मायने होते हैं। आपका विचार ऐसा हो जिससे दूसरे को असुविधा ना हो। जीवन का एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, छोटा सा, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक शब्द रहे, हमारे पिताजी बार बार बोलते हैं, गुरुजी भी बताते रहते हैं कि व्यक्ति को हमसे किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। हमारा ऐसा व्यवहार हो, हमारा ऐसा विचार हो कि हमसे किसी भी प्रकार का किसी को असुविधा नहीं होना चाहिए। ये कोशिश रहनी चाहिए। बस जीवन का एक मूल मंत्र आप लिख लिए, तो फिर दूसरा आपको कोई ना आपको फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है, ना कुछ। एक शब्द लिख लीजिए, जो हमसे किसी को असुविधा ना हो। ये जीवन का है। अनुशासन, आप सड़क पर चलते हैं, तो आप दाहिने साइड से नहीं चल सकते हैं, बाएँ साइड से। क्यों? ये एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। हाँ, भारत देश में बाएँ से चलते हैं हम, अन्य देशों में दाहिने से है, वो अलग-अलग कंट्री के। लेकिन एक नियम है, एक अगर हम दाहिने साइड से चलेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, हम घायल हो सकते हैं। तो ये वैसे ही जीवन का है। आजकल बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जो हमारे पास जितने भी कॉल आते हैं या जो भी बातें होती है। कारण क्या है? मोबाइल पर आप लोग लगे रहते हैं। तो मोबाइल पे ऐसा नहीं है कि मोबाइल पर खराब, हम लोग अभी जुड़े हैं, एक सात्विकता बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। वो उसको पॉजिटिव सकारात्मक में उपयोग करते हैं और नकारात्मक, तो 2 पहलू तो हमेशा होता है, लेकिन ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है, कैसे परिवर्तन लाना है अपने जीवन में। और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किसी दूसरे को ना देखना है, ना कुछ करना है। एक आप बनाइए, आइडियल जीवन में कोई होना चाहिए, वो आपके जो भी हैं, ये आप पर तय है, आपके गुरु हैं, आपके माता-पिता हैं। लेकिन एक ऐसा होना चाहिए जो जिनको देख कर के आपको मन में उमंग आए कि हमें ये करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे ये करना है। तो करना सिर्फ नहीं होता है, करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 4 बजे हम उठेंगे, तो 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ये कहने में लगता है कि हाँ 4 बजे उठ जाएँगे। हम साढ़े 3 से 4 बजे नित्य उठते हैं। तो इसके लिए हमारा प्लानिंग केवल उसी दिन नहीं होता है। हमारा प्लानिंग रात से, यानी कल पे डिपेंड करता है, आने वाले जो बीत गया, उसमें हम कैसे सोते हैं। रात में अगर 2 बजे सोएँगे, तो 4 बजे कैसे उठ पाएँगे? तो थोड़ा-सा एक विद्वता वाली बात होनी चाहिए, जो समय में कैसे उठें, क्या समय हमारा होना चाहिए सोने का, उठने का। शिक्षा शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आप करें और आप छात्र कहें कि है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप अनडिसिप्लिन हैं, तो आप छात्र की श्रेणी में आप कभी नहीं अपने आप को मानिए कि मैं छात्र हूँ। बिल्कुल, जो टीचर है, मेरा गुरु का दायित्व है, तो जो मैं उस अनुशासन में नहीं रहूँ, तो मैं गुरु नहीं हूँ। वो तो एक बना हुआ है ना, गुरु का मतलब पोशाक पहनने से, ये कुर्ता पहनने से या ऐसा तो नहीं होता है। वो एक बना हुआ है माध्यम, जिस माध्यम से हम, जो हमारे पूर्वज जो दिए हैं, जो ऋषि-मुनि परंपरा से चलती आ रही है, उसको हम आगे परिवर्तित कर रहे हैं, उस ऊर्जा को हस्तांतरण कर रहे हैं। हाँ, ऊर्जा में होता है कि जितना ऊर्जा 100% हमें मिला है, वो मैं बच्चों को दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं कितना अच्छा से प्रौढ़ हूँ, कितना शिक्षा लिया हूँ, तभी आपको दे पाऊँगा। ऐसे भी प्रकाश प्रकाश कभी जब प्रकाश अ, अपने आप जब भी रोशनी आती है, तो वो किसी को कहती नहीं, वो लोग को दिखाई दे देता है। अपने आप पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रकाश है। वो कहना नहीं पड़ता, दिन होता है तो किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि रात है, सबको पता चल जाता है। ऐसे ही आपका वर्क होनी चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आज इस वेबिनार से इसको आप जो मानते हैं, एक प्रण लीजिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जितने भी छात्र हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं कहता हूँ, मुझे आप लोगों से विनती है, प्रेरणा है, प्रार्थना है कि आप लोग जब जो बात सोचते हैं ना, ऐसा नहीं सोचिए कि बस सोच लिया कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आज से संकल्प लीजिए, अभी से संकल्प लीजिए कि आज कुछ तो निकलना चाहिए। एक भी अगर कोई छात्र समय पर उठ जाते हैं, रूटीन अपना मेंटेन करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझूँगा कि इस वेबिनार का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। तो सामाजिक रूप में आप तभी परिवर्तित कर सकते हैं,
जब आप आत्मनिर्भर हैं, आप खुद को, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि आप अभी बच्चे हैं तो आप छात्र जीवन में पैसे कमाने लगेंगे, वो मेरा कहने का नहीं उद्देश्य। आत्मनिर्भर मतलब आप खुद से खुद अपना काम करते हैं, कम से कम 4 बजे तो उठ सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं 4:30, 5 बजे उठते हैं ठीक है, 10-10 मिनट करके गैप करिए उसमें, 4 बजे पढ़ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा, तब तक अगर मैं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बात कहूँ, बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे। ये 100% है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। उसके लिए मैं सुबह से बनाता हूँ, सुबह से 100% बिज़ी रहिए। बिज़ी कैसे रहना? अब व्यस्तता के लिए तो कोई रहना चाहिए, क्या करते हैं व्यस्तता के लिए? हमारा सुबह से है, जैसे अलग-अलग देशों की अलग-अलग समय है, सारणी है। उन देशों को अलग चलता है क्लासेस, तो सबको अटेंड करना। एकदम विधिवत रूप से शुरुआत से 4:30 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे से। 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के हम पूरे 10 बजे रात्रि तक सेवा देते हैं। पूरा क्लासेस चलता है। तो इसमें मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ डिप्रेशन का जो भी बच्चे आज हमारा आईआईटी रुड़की में भी कल ही सेशन है हमारा। कल भी जैसे आप हैं वो 3 बजे से होगा। तो उन लोगों में ज़्यादातर देखा हूँ कि जो बच्चे डिप्रेशन में आने का एक ही है कि अपना काम समय पर नहीं कर पाते हैं, दूसरा कुछ नहीं है डिप्रेशन का कारण। वो समय पर काम नहीं कर पाते हैं, वही गैप बढ़ते-बढ़ते इतना गैप कर देता है कि सामाजिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर सभी वो एकदम दबोच जाते हैं। कहीं कुछ अंधकार छा जाता है, कुछ नहीं सुनाई देता है, ना कुछ आगे दिखता है, विज़न ही नहीं दिखता है। कारण? तो कारण ये है कि समय अपव्यय करते हैं, गलत तरीके से समय टाइमिंग परफेक्ट करिए। जो भी बच्चे हमारे सानिध्य में हैं या जो हमारे मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार से हैं, चाहे वो फ़ोनी माध्यम से आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिज़िकल है, 100% रिज़ल्ट है। आज हमारे साथ करीब 150 बच्चे का एक पैनल है, 150 बच्चे हैं और उनमें से करीब 75 इस बार तो बैंकिंग में निकाले हैं, 75 स्टूडेंट बैंकिंग। क्यों? क्योंकि उनका रूटीन है, खाना उनका क्या होगा, डिसाइड मैं करूँगा, उनका नाश्ता क्या होगा, डिसाइड मैं करूँगा। वो सब कुछ पैनल तो वो एक गुरु सत्ता को मानते हैं। आजकल वो चीज़ें नहीं है, आप लोग जो भी छात्र हैं वो लेना नहीं जानते हैं। वो चीज़ें कहीं न कहीं है कि वो अगर मैं आपको पानी दूँगा तो कुछ बूँदें नीचे गिर जाएगी। वो पात्रता लाइए, पात्रता के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, आप में एक पैशन होना चाहिए, आप में ललक होना चाहिए। जब तक वो नहीं पात्रता नहीं आएगी, तब तक ना सामाजिक, ना आप मानसिक और ना बौद्धिक कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो डिसिप्लिन, अनुशासन जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसको अपनाना है और वो सुबह से होता है। डिसिप्लिन अपनाने के लिए ऐसा नहीं है आप दोपहर है तो नहीं अपना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह में उठ करके थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ नहीं करता है, व्यायाम नहीं कर पाएगा उससे आप अपेक्षा करेंगे कि ये डॉक्टर और इंजीनियर ये बड़ा बन जाए और ये संभव नहीं है। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ कि हर एक जिम करने वाला और योगा करने वाला ही बनेगा, नहीं। लेकिन कम से कम व्यसनात्मक बात करते हैं थोड़ा-सा क्योंकि ओपनली ये पैनल है और हम नहीं चाहते कोई भी बात मन में आए वो मैं अपने आप रखूँ, दबा करके नहीं रखना। कोई स्मोक करते हैं, कोई आजकल मुँह भरे रहते हैं कहीं पर। तो ये सब ठीक है, आप जो भी स्तर करते हैं, लेकिन ये कहीं से मैं ठीक कह दूँ, ये एक नहीं है। एक गुरु के नाते एक बड़े भाई के नाते, एक मार्गदर्शक के नाते मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कहीं कि समाज के लिए वो चीज़ें ज़रूरी है। वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही, लेकिन समाज के लिए और चारित्रिक हानिकारक है, चारित्रिक हानि पहुँचाता है। और इसका आज एक कोरोना वायरस हुआ और कोरोना ने पूरे विश्व को इस महामारी ने बता दिया कि दुनिया में धन, संपदा कुछ नहीं है। जिसके पास चरित्र है यानी स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य जिसके पास है, जो स्वस्थ है, वही वास्तव में धनी है। मैं ये बात गलत नहीं मान रहा हूँ, जितने पैनल में हैं सभी सहमत होंगे इन बातों से। तो हमारे ऋषि-मुनि जो भी थे, वो आज तो आप लोग वैक्सीन ले रहे हैं, उस समय क्या वैक्सीन थी? लेकिन वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कोई समझिएगा कि वैक्सीन लेना वो अनिवार्य है,
वो वैज्ञानिक हम जितना जुड़े, आज विज्ञान नहीं रहता तो आप लोगों से जुड़ भी नहीं पाते और ना बात कर पाते। लेकिन ये बहुत पुरानी है। कणाद, ऋषि कणाद, पाणिनि, ये बहुत पहले ही इन चीज़ों का परीक्षण और कर चुके हैं। ऐसा नहीं था कि आज है ये। हाँ, आज फिज़िकली आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ से और ध्यान की जब आप मुद्रा में जाएँगे, जब आप सहस्रार्थ एकदम पूरा जगेगा आपका, तो आप यहाँ बैठे-बैठे हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या, पटना में क्या हो रहा है, बिहार में कहाँ चल रहा है, कहाँ दिल्ली में, कहाँ हरिद्वार में क्या हो रहा है, कहाँ दुबई में क्या चल रहा है। यहाँ बैठे-बैठे आप देख सकते हैं। आपकी दृष्टि चाहिए। ये ढोंग आग आडंबर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये है, वास्तविक है। गुरु जान लेते हैं कि ये लड़का क्या करने वाला है, ये छात्र क्या करेगा। 100% जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मंद होते हैं छात्र, लेकिन गुरु की ऐसे अनुकंपा होती है, जो गुरु उसे सहलाते हैं, उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा और आगे बढ़ो, मेहनत करो। ये एक ठोकने का काम करते हैं वो, कि ठीक है चलने का, वो आगे मार्ग दिखाने का। योग केवल, अगर योग को आसन प्राणायाम तक रखेंगे तो वो नहीं है। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है। ये एक अंग है, प्रमुख अंग है, लेकिन केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। प्राणायाम, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है कि प्राणों का जो आधार है, जिस पर हम टिके हैं, तो वो आधार होनी चाहिए। एक श्लोक है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कि सतु दीर्घ काल, अगर निरंतर अभ्यास करें, तो सतु दीर्घ काल, लंबी काल तक, लंबी अवधि तक जब करते हैं, निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, उसमें दृढ़ता आती है। अगर नियमित अभ्यास करते हैं, दृढ़ता आती है और बच्चों में जुनून आता है। वो करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा कि मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, ठीक है, नहीं उठ पाते हैं, अभी आप 12 बजे उठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें थोड़ा-थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा-थोड़ा सा कम करते जाइए। आइए 4, 2 महीना लगेगा, 3 महीना, जब जागे तभी सवेरा। मन में एक उल्लास लाइए, एक बार सोचिए तो, देखिए क्या परिवर्तन होता है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में, चाहे कहीं पर, सार मेरा यही रहता है, आप किसी भी थॉट हो, कोई भी हमें बताएँगे, मैं किसी को रूटीन के लिए कहता हूँ। जिसका समय सारणी नहीं ठीक है, वो ना व्यक्ति ठीक हो सकता है, ना उसका चरित्र ठीक हो सकता है और ना वो शारीरिक अच्छा हो सकता है, ना मानसिक हो सकता है, ना भारतीयता और भारतीयता के प्रति उसमें समर्पण हो सकता है, ना ही वो ईमानदार हो सकता है। इतने गुण हैं। जो समय सारणी सारणी का 100% प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि समय सारणी का जो प्रयोग करते हैं, वही अच्छे हैं जो नहीं। हमारा कहने का ये कदापि नहीं है। हमारा कहने का ये अभिप्राय है, ये बच्चों के लिए है, जो छात्र हैं उन लोगों के लिए है, कि आप एक रूटीन बनाइए। और हाँ, कार्य में कभी परिवर्तन ही कार्य में जो परिवर्तन होता है, वही रेस्ट होता है। अभी हम थोड़ा-सा संस्कृत पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा हम उसके बाद गणित, उसके बाद थोड़ा-सा मन हुआ तो ठीक है, हिस्ट्री हम देख लिए, इतिहास थोड़ा-सा देख लिए। ये परिवर्तन ही है। एक चीज़ों पर अगर 3 घंटा से 3 घंटा से 3 आवर से अगर अधिक किसी भी चीज़ पर आप फ़ोकस करते हैं, तो फिर आपकी मानसिकता जो पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथिक, यहाँ पर हम जो कॉलिंग करते हैं, जो भी काम अभी अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं पर हमें काँटा चुभा, तो सबसे पहले कौन किसको पता चलेगा? आँख देखेगा या शरीर को या हाथ को? सबसे पहले हाथ को पता चलेगा। वो सेंसर लगा हुआ है, तुरंत प्रोटेक्शन के लिए फ़ौज को भेजेगा कि वो तुरंत अपने आप लगे, अरे! काँटा चुभ गया यहाँ पर। फिर आँख जाएगा वहाँ देखेगा। आँख पहले नहीं देखेगा उन चीज़ों को। तो हमारे जो जिस चीज़ से हम प्राप्त करते हैं, हमारे इंद्रिय जो हैं, जैसे 2 आँख हुए हमारे, हम अंदर क्या चीज़ लेते हैं? 2 कान हैं, कान से ही सुनते हैं, आँख से ही देखते हैं, 2 हमारे नासिका है, 1 मुख है, एक हमारा प्रजनन अंग हुआ और एक मल द्वार है। तो ये इन द्वारों को जब हम कछुआ की भांति अपने में संकुचित करके रखेंगे, वो होता है
कछुआ जब कछुआ चलता रहता है, कछुआ को देखिएगा पानी में या कहीं पर ऊपर, आप लोग बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कभी-कभी हम लोग गाँव में देखते थे। तो उसको जब आप थोड़ा-सा भी ऐसे छुइएगा कि वो पूरा संकुचित कर लेगा अपने आप को, अपने अंदर में सिकोड़ लेता है और वो पूरा प्रोटेक्शन अपना प्रदान करता है खुद, सेल्फ। तो ये अपने अंग पर नियंत्रण से होता है और अंग पर नियंत्रण करना ये छोटी बात नहीं है। ये योग से ही आता है। ये गुरु सत्ता को अनुसरण करने से ही आता है। ये माता-पिता के चरण में रह कर के ही आएगा। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी से आप जुड़ करके और चाहेंगे कि हाँ, मॉडर्न है, ठीक है, आधुनिकता ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है आधुनिकता। लेकिन इतने भी आधुनिक नहीं हो जाए कि हम अपने गुरुजन के, हम अपने जो व्यवहार हैं, उससे हम अनुशासित तरह से रहें। ये कहीं से ना ही संभव है और ना ही इसे समाज स्वीकृति देती है। और जिस चीज़ को समाज में स्वीकृति नहीं है, वो तो कदापि आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यवहार के लिए कहीं पर उसका गुंजाइश ही नहीं है। तो जीवन का सकारात्मक पक्ष वही है, शारीरिक स्तर पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर पर बहुत मजबूत हो, लेकिन मानसिक स्तर पर वो बहुत छोटा काम कर बैठता है। शारीरिक, आर्थिक स्तर पर आपने देखा हाल ही फिलहाल में आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ बातें रही, जो भी रहा, तो उनका आर्थिक रूप से भी है, शारीरिक रूप से भी है, लेकिन फिर क्यों? विरोध क्यों हुआ? राजनीतिक बातें मैं नहीं करता हूँ, ये अलग पहलू है। कहने का अभिप्राय, जो आप कितने भी बड़े हों या कितने भी कुछ हो जाए, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, उन अनुशासन को अगर पालन नहीं करते हैं, तो फिर बेकार है, सारा कुछ बेकार है। जैसे सब्जी बना हुआ है, सब कुछ है, उसमें नमक थोड़ा तेज हो जाए, तो सब खराब हो जाता है, उसमें खाने का मन ही नहीं करता है। वो हमारे माताएँ, महिलाएँ जो बनाती हैं, वो बखूबी उनको मालूम है कि आज कितना देना है, इसमें नमक कितना। ये तालमेल, ये जो नमक कितना देना है, चावल में पानी कितना देना है, ये है योग। इसे बोलते हैं योग। योग का मतलब है कि आप घर में कहाँ पर आपने अगर आया तो चप्पल कहाँ खोल करके रखे आप। ये योग है, ये अनुशासन है। ये कहाँ गौण हो जाता है, इन बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते? आप बैठते कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये यही तो योग है। योग केवल किताब की बातें नहीं है, केवल आसन प्राणायाम नहीं है। हाँ, ये एक इंटरनल माध्यम है जो आपको प्रसन्नता लाता है, लेकिन योग का कदापि ये नहीं। कोई बच्चा आए और बार-बार गलती कर रहा है और सर उसे पीठ पर थपला रहे, ठीक है बेटा आज तूने गलती किया, कल नहीं करना। फिर वो बच्चा गलत कर रहा है। फिर आज देखा मम्मी बताया कि बेटा बहुत मोबाइल पर ध्यान दे रहे हो, फिर अगले दिन वही बात। ये कदापि नहीं, अनडिसिप्लिन है, वो बच्चा जीवन में सक्सेस नहीं करेगा। सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है कि जब आपको माता-पिता, क्योंकि माता-पिता जो जन्म देते हैं, कभी गलत बात बोल ही नहीं सकते हैं और उसमें अपने बच्चे के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं बोल सकते हैं और अपने बच्चे के लिए कैसे बोल सकते हैं? घर-घर की ये बात हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ज़्यादा इस पर हमारे छात्र लोग हैं और उनके जीवन में अगर जो किताब की बातें मैं करूँ, संस्कृत की बातें करूँ और उसमें से अगर कुछ मैं आउटपुट आपको नहीं दे पाऊँ, तो वो मुझे अनभिज्ञता लगेगा कि मैं कुछ दे नहीं पाया। तो मैं सहज भाषा में कह रहा हूँ कि आप उन बातों को समझते होंगे और सरल व्याख्या, अगर इससे मुझे कोई त्रुटि होती होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम जीवन की हर एक पहलू को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं? लोग कहते हैं कि हम ऐसे परिवर्तन कर लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो आप करेंगे। अगर आप सुबह उठ नहीं सकते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त का छोड़िए ना, किसी दूसरे को छोड़िए ना, वो क्या करता है वो छोड़िए। आपका क्या दायित्व बनता है? मेरा तो दायित्व बनता है, मैं एक गुरु हूँ, मेरा दायित्व बनता है। वैसे ही छात्र जीवन में है आप। छात्र जीवन, घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसका पट्टा लगा होता है। क्यों? वो वायु की तरह तेज, खट, 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 बहुत तेज, लेकिन उसमें लगाम होता है, खींचने वाला। लगाम का नाम क्या है? अनुशासन।
वो लगाम अनुशासन है। जिस छात्र में डिसिप्लिन नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ना गुरु कर सत्ता कुछ कर सकते हैं, ना किताब कुछ कर सकता है, ना माता-पिता। अनुशासन तो आपको लाना होगा। अनुशासन, अनुशासन व्यवस्था, उसमें विश्वास करनी होगी और अनुशासन के साथ सब कुछ करना ज़रूरी है। मोबाइल भी चलाना ज़रूरी है। आजकल मोबाइल भी टेक्नोलॉज़ी का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन सही समय पर, तभी आप समाज में कुछ दे सकते हैं। समाज में देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग होनी चाहिए आप में, एकदम ये टाइम होनी चाहिए इसके लिए, ये टाइम पूरे टाइम के परफेक्शन होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तब उसे हम चरित्र की बात करते हैं। जो चरित्र और चरित्र आपका इसी से अच्छा बनता है। तब जाकर के आप 4 चीज़ें मैं बताया हूँ, तो याद रखिएगा। विद्या के 4 ही आयाम हैं, 4 ही स्तंभ हैं। अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। मैं बार-बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि एक चीज़ आप समझ लें, जीवन में कल्याण हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं सीखना है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ग्रंथ को एकदम पढ़ लिया, नहीं। माँ सरस्वती श्वेत हैं, वो काला है? नहीं है। क्यों श्वेत हैं? कभी आपने देखा छात्र जीवन की सबसे प्रेरणा हम लोग जिनके प्रेरणा से जो कुछ बोल रहे हैं, अभी जो ये दिख रहा है दाँत, वो क्या है? श्वेत है। काला है दाँत क्या? मैं काला हूँ, लेकिन मेरा दाँत उजला है। क्यों? कभी इस पर थॉट किए हैं, सोचे हैं माँ सरस्वती का पोशाक क्यों होता है व्हाइट? क्योंकि माँ रिफ्लेक्ट करती है, कोई चीज़ देती है, वो लेती नहीं है, सबको देने वाली है, बाँटती है। और माँ सरस्वती वाहन क्या है? उल्लू है? नहीं, उल्लू किनका वाहन है? लक्ष्मी जी का। और माँ सरस्वती का वाहन हंस। और हंस का क्या काम है? बहुत रोचक बातें कभी देखिएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो दूध पीती है और पानी छोड़ देती है। दूध को ग्राही कर लेती है और पानी छोड़ देती है। अपितु इसका अर्थ क्या हुआ? कि पानी खराब है? नहीं। जो मूल तत्व है, अगर पानी और दूध मिला करके दीजिएगा हंस को, तो उसमें क्वालिटी है, उसके चोंच में वो क्वालिटी है। वो मैग्नेट लगा हुआ है। वो स ऊपर से संरचना भगवान के द्वारा किया हुआ है, जो वो दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी और पानी को छोड़ देगी। ये हंस का है जो वाहन है माँ सरस्वती। यानी हम बहुत सारे किताब का अध्ययन करें, लेकिन सार बातें को तो जानें। सार क्या है? जीवन का सार क्या है? वो हमें समझना है। और वो परिवर्तन होता है, छोट-मोट मित्रता होती है। हम लोग नए-नए मित्र बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जो पुराने मित्र को कैसे हम देखते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, उनसे हम ये लॉकडाउन होने से एक चीज़ तो हुआ कि पुराने मित्र को भी हम सामाजिक तौर पर जब हम समाज की बातें करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, योग से सामाजिक परिवर्तन, आज जो हमारा विषय है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। सामाजिक परिवर्तन आपके चरित्र से होगा, आपके व्यवहार से होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा हूँ और अगर इसमें से कोई भी एक बच्चा कल से अगर 4 बजे या उसमें अनुसरण नहीं कर पाता है, तो ये मेरा बोलने का कोई मायने नहीं, ये सब समझिए कि डस्टबिन में चला गया, कोई नहीं। गुरुस्य मौल्यम व्याख्यानम शिष्यास्त छिन्न संशय। गुरु वो अगर नहीं है जो कन्फ्यूजन को दूर कर पाए, जो कन्फ्यूजन गुरु गुरु से मौन्यम जो जो मौन है, जो गूंगा है, उसे जो बोल मैंने वाणी नहीं दे सके तो गुरु किस काम का? अगर मैं थोड़ा सा भी आपको प्रयास नहीं कर सकूं तो मैं किस काम का? और गुरु आप भी मेरे हो सकते हैं, जो छात्र हैं वो भी मेरे गुरु हो सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है, जो अभी इसमें जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल होती है वो भी नहीं जानता हूँ, पासवर्ड क्या देना पड़ता है, क्या नहीं। वो हमारे सहयोगी हैं अमित जी और रेखा जी, तो ये सब मिल करके कैसे कर तो ये भी एक गुर है जुड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो छात्र हैं वो गुरु नहीं हो सकते, नहीं गलत। हमारे कई मायने में वो गुरु हैं, कई संदर्भों में गुरु हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है धैर्य रहनी चाहिए। धैर्य बहुत पवित्रता लाती है। जीवन में पवित्रता धैर्य से ही आता है और योग हमारे जीवन के आंतरिक परिवर्तन का भार है। एक्सटर्नल कोई परिवर्तन नहीं करता योग। बाँध लीजिए, इंटरनल परिवर्तन करता है।
जिम आपको डोले शोले, आपको मोटा कर देगा, आपको जो भी कर देगा, लेकिन योग आंतरिक परिवर्तन करता है, आप में भाव देता है, तेज परिपूर्ण आपकी सोच, आपकी वृत्ति, जो हम आज आज का हमारा जो है मानसिक, तो मानसिक वो करता है, कॉन्सेप्ट देता है, इम्प्लीमेंट करवाता है आपसे शारीरिक रूप में। हाँ, एक बात और भी है, जो जीवन में हम कई सारी ऐसी परिस्थिति है जिसमें तनाव से आज पूरा दुनिया जूझ रहा है। ये है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। एक हँसी होती है हमारी ऊपर से, लेकिन आंतरिक हम कहीं न कहीं कुछ बातें ऐसे अंदर झकझोरता रहता है, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक है गुरु, जिसके पास हम खुल कर के बात कर पाते हैं। और ये गुरु जितने हमारे पैनल में हैं, हमारे पूज्य गुरुवर, सभी को मेरा प्रणाम है कि आप लोग भी वो थोड़ा-सा उन चीज़ों पर रोशनी डालिए। क्षेत्रीय भाषा में हम सब कहै छी जे ओतऽ इजोत दियौ, ओइठुन इजोत दियौ जे बच्चा के कतऽ दिक्कत छै, ओतऽ इजोत दियौ, ओतऽ टॉर्च बारू। प्रकाश वहाँ पर देना है जहाँ पर उन बच्चे को क्या दिक्कत है भाई, क्या असुविधा हो रहा है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मंद बुद्धि कोई कमजोरी नहीं है, गलत बात। मंद बुद्धि कहीं पर कमजोरी नहीं है। सतु दीर्घकाल निरंतर, जो अभी हमने कहा, निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ होगी। अगर निरंतर अभ्यास करेगा तो वो सफलता प्राप्त करेगी। अब्राहम लिंकन, कई सारे ऐसे हैं जिन्हें कई सारे ऐसे आप अध्ययन करेंगे किताबों में तो 100 कितने युद्ध हारे, क्या किए, लेकिन फिर उन्होंने एक चींटी को चढ़ते हुए देखा और देखा कि नहीं, ये चढ़ सकता है, 100 बार चढ़ा, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, फिर भी गिर रहा है, चढ़ रहा है, फिर भी गिर रहा है, और फिर लास्ट में, तो ये एक समर्पण होना चाहिए, ऐसा निस्वार्थ लगन होना चाहिए। लगन नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और लगन आशा में, हमेशा आशा को आशान्वित करनी चाहिए। सूरज की किरण जैसे ही सूरजमुखी के फूल पर पड़ता है तो वो खिल उठता है। वैसे ही जीवन का एक सांदरण होनी चाहिए, सांदरण चूजी बनिए। माँ सरस्वती के वाहन का हमने बताया, तो उनका वाहन, और लक्ष्मी, लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। तो हो सकता है कि अधिक जो पैसा कमाते हैं, ये गलत धारणा में नहीं लीजिएगा, पैसा जो कमाते हैं वो, उनका वाहन क्या है? उल्लू। वो गलत तरीके से भी आता है, वो रात में दिखता है उल्लू को, रात में भी पैसा कमाया जाता है। लेकिन माँ सरस्वती व्हाइट हैं और उनके वाहन भी हंस है। वो बिल्कुल दिन का है काम। रात में अगर कहीं पर व्हाइट खड़ा भी हो जाए तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिखाई दे देगा सबको। तो विद्या को कोई छिपा नहीं सकता है। और विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति, वो तो आप जानते ही हैं। तो विद्या वो किस काम की, जो विनय नहीं दे, वो शीतल नहीं करे। गर्मी में हम प्यासे हैं और थोड़ा-सा पानी अगर 1 ग्लास मिल जाए और वो शीतलता प्रदान करता है, वही तो विद्या है। विद्या और कोई दूसरा चीज़ नहीं। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, और इंग्लिश हिंदी की जो बात करते हैं, बहुत सांद्रित बातें होती है और मैं भाव विभोर हो जाता हूँ जब आंतरिक उन परिदृश्यों में जाता हूँ तो। और इसी के साथ मैं जो स्ट्रेस जिनमें रहता है उनको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि योग की क्या प्रक्रियाएँ होती है, कैसे स्ट्रेस को मतलब फ्री हो सकते हैं, कैसे मन को सात्विक बना सकते हैं। आपका आहार, विचार, व्यवहार, ये सब मिलके करता है, एक कोई काम नहीं करता है। केवल आपके सुबह उठने से कुछ नहीं होता है, एक-एक मैकेनिज़्म है, एक-एक आप उठेंगे, फिर उसके बाद आपका आहार, व्यवहार क्या हो, आप उठ गए और फिर एक चलो एक सिगरेट ले लेते हैं, चाहे धूम्रपान कर लेते हैं, सुबह उठता हूँ तो ये ज़रूरी है, टॉयलेट जाने से पहले ये ज़रूरी होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आदत थोड़ा-सा सुधारिए, पानी पी कर के जाना है, थोड़ा पानी, हम 4 ग्लास पानी पिएँ, फिर प्रेशर बनाएँ, फिर दिन से शुरुआत करें दिनचर्या का। अरे कौन कहता है कि ये बुद्धिजीवी एक अलग धारणाएँ बन जाती है कि ऐसा नहीं। अगर आप रूटीन नहीं फ़ो ये छोटी-छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों से तो हमारा विद्या बनता है, हमारा अध्ययन बनता है, बैठने का, नहीं तो इतने देर में तो 100 आसन हम चेंज कर लिए रहते। एक एकाग्रता से बैठने का मतलब है कि आप ऐसे नहीं बैठ जाते हैं, आपका मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। और मेरुदंड जब सीधी होती है तो आप अ, सहस्रार्थ की बात समझ पाते हैं। आप कोई आंतरिक बात बोलते हैं, तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट नहीं होता है। पहले आप सोचते हैं,
फिर उसको वीजने वो दिखता है, फिर वो आवाज निकलता है। ऐसे नहीं हो जाता है वो अंदर भी बहुत सारे काम चलते हैं। एक शब्द को उत्पत्ति के लिए उत्थान से लेकर के उद्गमन से लेकर के वो जो अम, स साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। अ, उ, म, अ, उ, म सबका रेशियो बाँटा हुआ है कि ये इसमें हम किसी धर्म नहीं, जो भी हमारे मुस्लिम भाई-बंधु होंगे उसमें, उनको भी मेरा प्रणाम है। कोई हम जात-पात की बातें नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं। वो अ, उ, म चाहे अल्लाह भी बोले, वो सब कुछ वाहेगुरु सब कुछ सब एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। सब एक है, लेकिन सबकी शुरुआत अगर कहें, तो वो हम खुद करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। वो खुद करते हैं, सेल्फ करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको, सेल्फ आप में क्रियान्वयन तभी आएगा, जब आप निश्चित रूप से, प्रामाणिक रूप से कोई काम करेंगे। किसी काम को आधे और आधे मन से, आधे दिल से तो नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। पूर्ण 100% जीवन में जो भी है 100% लगा दीजिए। हो सकता है आप असफल रहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस असफलता की अवस्था में जो आप तय किए हैं दूरी, उसमें जो आपको सीख मिला है, वही शिक्षा है वास्तव में। चंद्रगुप्त का क्या है चंद्रगुप्त? चाणक्य ने एक ऐसे शिष्य को लिया और उसे उस गद्दी पर बिठा दिया जो उन्हें भगाया था कहीं घनानंद। हमारा सबसे फेवरेट मतलब आप लोग जो कहते हैं फ़िल्म या उसमें मैं चंद्रगुप्त चाणक्य का देखता हूँ एपिसोड। वो थोड़ा-सा ही बन पाया, ज़्यादा नहीं करीब 100 या उससे कुछ ज़्यादा बना हुआ है और बहुत अच्छा है, आप लोग देखना चाहिए उस एपिसोड को, चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत अच्छा है, जो किस प्रकार से एक बच्चे ने पूरे संघर्ष किया जीवन में और कैसे आगे बढ़े, उसको चाणक्य कैसे उसी ने चाणक्य नीति तो एक-एक नीति बनती है आपकी, नीति नियत से बनती है। नीति जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी आज सरकार का हो या किसी का हो, ये नीति बन जाए, आयोग नीति, ये कुछ भी हो जाए। लेकिन नीति के लिए आपका नियत सही होनी चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसके लिए एकदम विज़न होना चाहिए स्पष्ट, हमको इस परिदृश्य में चलना है, हमको ऐसे करना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई दूसरा कारण नहीं। और आप ये जो भी छात्र हैं, कान खोल के सुन लें, कभी किसी दूसरे पर ये आरोप नहीं लगाइए कि हमें ये भाई नहीं ऐसा करने दिया, माता ने ऐसा नहीं किया या पैसे नहीं मिले या आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, गलत। जो पढ़ने वाला है, वो किसी भी परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में पढ़ सकता है। उसके लिए एसी ना ही मायने रखता है, ना ही पंखा मायने रखता है। एक उसके डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आत्मसंकल्प होना चाहिए, आत्म इच्छा होना चाहिए, आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए उस और अगर ऐसा नहीं है कि एसी में जो पढ़े हैं वो तब तो बड़े-बड़े घरों के बच्चे पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अरे वो गोबर, वो गाय के सुगंध, वो भैंस रख कर के गाँव में और कितने बच्चे वो गुदरी के लाल कितने कठिन परिश्रम करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है। तो सामाजिक परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम आंतरिक परिवर्तन करेंगे, चारित्रिक परिवर्तन करेंगे। और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में हम सात्विकता का समावेश करें, जीवन में हम ऊर्ध्वरेता बने, जीवन में हम हमेशा एक पुण्य के पथ पर चलें। मार्ग कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बस उस पर चलने की आपकी सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आप में धैर्य होनी चाहिए और लक्ष्य तक अडिग रहना है, उससे हटना नहीं है। ये हमेशा आपके मन में रहना चाहिए, आपके हृदय में वास रहना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ा आज चलते हैं इस पैटर्न पर, कल इसमें कुछ खटपट हुआ, नहीं छोड़ो अरे यार, ये छोड़ो फैकल्टी ये रख लेता हूँ। नहीं, एक फ्लो होना चाहिए। हमको इस डायरेक्शन में जाना है और आगे बढ़ना है, जो होगा देखा जाएगा। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जो लास्ट में कैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जो कंसंट्रेशन के लिए है और कैसे आप सुनियोजित तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। एक नहीं, अनेक बातें हैं, 100 बातें को एक है,
महर्षि पतंजलि ने पहला श्लोक लिखे हैं, अथ योगा अनुशासनम। तो योग अनुशासन की चीज है, संयम की चीज है। अनुशासित रहे, व्यवहारिक रहे। आइए मैं बताता हूं जो किस प्रकार से दोनों अंगूठे को, ये भ्रामरी प्राणायाम है, दोनों अंगूठे को कान से, माने कान को बंद करेंगे। इसी से अंगूठे से कान बंद हो जाएगा, आराम से सहजता के साथ बंद हो जाती है। और बाकी के सभी फिंगर आंख पे रहेंगे। हाथें, कमर, गर्दन सभी सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी। और मन में प्रसन्नता का भाव। 3 बार लंबी सांस भरेंगे और ओम का गुंजन करेंगे मन ही मन। फिर दोनों हाथों को आपस में रब घर्षण करेंगे। दोनों हाथ को घर्षण करते हुए फिर अपने चक्षु से इसे स्पर्श करेंगे, आंखों पर डालेंगे। हाथों को आराम से सहजता के साथ आंख खोलते हुए संपूर्ण शरीर को थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। इसे भ्रामरी बोलते हैं। भौड़ा होता है ना, और ये बहुत रिलैक्स करता है। ये 15 से 20 बार प्रत्येक छात्र को करनी चाहिए, जो भी छात्र है, क्योंकि उनको कंसंट्रेशन, आप में एकाग्रता लाती है, आपके मन को बहकने से बचाती है। बहकना क्या होता है? ट्रैक, रास्ते पर से जो उतर जाता है वही बहकाव है। तो रास्ते पर रहने के लिए दूसरा कोई माध्यम नहीं है, एक ही है, अभ्यास। और जिसका मूल बात बता दिया हूँ आज, कि विद्या का 4 आयाम है, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार। 4 चीजों से गुजरती है विद्या, और दूसरा कोई स्टॉपेज नहीं है उसका, कहीं पर नहीं रुकता है। अगर चारों में नहीं है, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और ये सब चीज व्यवहार से दिखना चाहिए। तो आज हम इस सत्र में जुड़े, और आप सभी, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारे सभी जो गुरु हैं, उन सभी गुरु और बहन रूपी सभी माता को मेरा प्रणाम। और इसका मेन हमारे एक तरह से क्या, हमारे गुरु हैं अरुण सर जी, जिन्होंने हमें आदरणीय, जिन्होंने हमें इस मौका दिए। और क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ बचपन में। छड़ी भी लगी है, आप लोग को मार नहीं लगा होगा, लेकिन हम लोग को उस समय में वो एक और माता पिता और गुरु का ऋण क्या कोई भी नहीं कुछ कर सकता है, ना ही उतार सकता है। और एक छोटी बातों के साथ ही मैं अपना पुष्प आदरणीय परम श्री अरुण झा जी, जो हमारे गुरु समान गुरु सत्ता को, उनको नमन। और सभी पैनल में बैठे सभी गुरुवर माताओं को मेरा प्रणाम। ओ हरिओम, हरिओम। गुरुजी की आज्ञा हो तो कुछ शब्द मैं अभी कहूँ, या जैसे आपकी आज्ञा हो। प्रणाम गुरुजी। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी के श्रीमुख से आज जितने भी पावन शब्द निकले हैं, वो शब्द अपने आप में अनमोल हैं
और मैं आप सभी छात्रों से ये अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि गुरुजी के दिखाए गए रास्ते पे चलने का प्रयास करें, क्योंकि अर्पण लाइफ फाउंडेशन में गुरुजी के बौद्धिक मार्गदर्शन में हम सब न केवल योग सिखाते हैं बल्कि संस्कार, संस्कृति, चरित्र निर्माण, ये सारे आयामों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि आज के ये जो हमारे बच्चे हैं वो कल हमारा भविष्य है, वो भारत का भविष्य, सुनहरा भविष्य बनने वाले हैं, हमारे भारत को और आगे ले जाने वाले हैं। तो अर्पण लाइफ फाउंडेशन की तरफ से, गुरुजी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामना, मंगल कामना कि आप सब अपने अपने जीवन में विजयी हों और हमारा जो ये योग का एक जो आपने एक आयाम निकाला है, जिसका आपने एक ये नया संचार किया है, वो हमारा सफल हो और योग के माध्यम से हम अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से विकास कर पाए। आज जो गुरुजी ने बोला वो शब्द बहुत अनमोल है, जिसमें गुरुजी ने कहा विद्या के आयाम, चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, समय का महत्व, वो कोई भी ऐसा पहलू गुरुजी ने नहीं छोड़ा है जो कि मुझे रिपीट करना पड़े। इसलिए एक बार फिर से विनम्र निवेदन करूंगी कि गुरुजी के शब्द शब्द को हम सब बच्चे आत्मसात करें और उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। आज एक बार फिर अर्पण लाइफ फाउंडेशन की तरफ से मैं प्रिंसिपल सर श्री चंद्रशेखर सिंह जी का, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार जी का, प्रोफेसर वी मिश्रा अरुण जी का और संचालिका जी का, फैकल्टी मेंबर्स का और सारे बच्चों का हृदय से आभार देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया आप लोगों के साथ जुड़ने का। और आचार्य जी की तरफ से, गुरु जी की तरफ से आप सबका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद मैम। क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। सर बच्चों की तरफ से मैडम हाँ इसको थोड़ा देख, कोई है तो जरूर सर। विश्वजीत, विश्वजीत। यस मैम। क्या चैट बॉक्स में कुछ है क्या क्वेश्चन? क्योंकि हमारे पास चैट बॉक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है सर। हम देख पा रहे हैं, एक मिनट देखते सर। नो मैम, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। तो एग्जैक्टली इतने विस्तार से सर ने बताया ही है, मतलब आज बेचारे सर ने कि कोई संशय बचा ही नहीं होगा। बच्चे पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो भी बच्चे में पता चल रहा है तो जिसको क्वेश्चन से हैंड राइज कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को हाँ सोनू कुमार बोलिए। हाँ, सबसे पहले सभी गुरुजनों और आचार्य जी का प्रणाम। मेरा सर एक सवाल है कि ब्रह्म मुहूर्त और अमृत मुहूर्त को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है और हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जागना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त वस्तुतया क्यों माना गया है और क्यों जागना चाहिए? जब ब्रह्म मुहूर्त की ठीक, तो ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक दायरा है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त है क्या, ये समझिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना कोई शोर गुल होती है, ना आप अगर 10 बजे या 9 बजे या 8 बजे 7 बजे आप करेंगे तो सभी पशु पक्षी सभी चलते हैं, वो चहचहाहट, वो शोरगुल आपको नजर आएगा। लेकिन उस टाइम केवल पशु पक्षी और जो बौद्ध अपना नैतिक कार्य होता है, जो इंटरनल यात्रा होता है, वो ऋषि मुनि परंपरा से उसी समय में करते आ रहे हैं। परंपरा से ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लेकर के 4:30 का, अब लगभग 5:30 रखिए, अभी तक ये होता है 5 5:30 तक का रहता है ये समय। तो इसमें ए बी सी इस टाइप से होता है, तो 4:30 से लेकर के, तो इसमें एकाग्रता आपको ज्यादा बनेगा। जब आप उठेंगे, हो सकता है शुरुआत में नींद आपकी अधिक आएगी, नींद आएगी, आपको उठने का मन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टेबल होंगे धीरे धीरे, तो वो चीज इतना आपको अंदर से इंप्रूव करेगा। जो बात आज मैं बोल रहा हूँ वो कल आप मुझे सिखा सकते हैं। इतनी आपकी प्रौढ़ता और क्षमताएं बढ़ जाती है, सबलता हो जाती है। तो वो टाइमिंग का बड़ा दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में भारत एक ऐसा देश है और यहाँ की एक ऐसा कल्चर है जो उसको सब सशक्त मानते हैं। आध्यात्मिक तौर पर तो एकदम मानते हैं,
ऋषिकेश में जब भी आप आएंगे, जितने भी फॉरेनर आते हैं वो 4 बजे से लेकर के और 4:30 तक फिक्स ही है लेट, लेकिन 3 साढ़े 3 रहता है, लेकिन 4 कितना भी लेट करे तो 4:30 से 4:30 वो कहीं नहीं देंगे, जितने फॉरेनर आते हैं। और वो 15 दिन 20 दिन के लिए यहाँ आते हैं, फिर आध्यात्मिक क्रिया दैनिक करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो रूटीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जो चंचल है, जो दिमाग में कई सारे बातें उठते रहते हैं, तो सांत्वना के लिए बिजनेस में लॉस कई सारे होते हैं, स्ट्रेस, उसको यहाँ पर रिलीज करके जाते हैं। ये है हमारा संस्कृति और ये है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। अमृत मुहूर्त सर? एक ही है, अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त एक ही है। उसी को कई सारे कहते हैं, हाँ, कई सारे उसको अमृत महत्व कहते हैं, ऊर्ध्वरेता मुहूर्त कहते हैं, अलग अलग भाषा में अलग आचार्य परिभाषित करते हैं। मेन हुआ ब्रह्म मुहूर्त, माने ब्रह्म को जानना। ब्रह्म मतलब ये जनेऊ वाला ब्रह्म और ब्राह्मण ऐसा नहीं समझिएगा। ब्रह्म मतलब अपने आप को जानने का, अपने आप को जानने का जो जिज्ञासा है, वो कोई जाति नहीं है। ये जाति केवल ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत। ब्रह्म मतलब खुद को जानने का। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अगर गुरु से भी बात करना हो तो गुरु आपको डांटते हैं या क्या करते हैं, वो चीज आप कभी अगर उठ करके देखिएगा, जब आपका रूटीन बन जाएगा अच्छा से, तो आप जो भी चीज आप कल कर रहे हैं ना, वो आज आपको विजुअलाइज हो जाएगा, पूरा देख पाएंगे कि आज मुझे क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या घटना घटेगी। लेकिन हाँ, जब आप ऊर्ध्वरेता बनेंगे, जब कंटिन्यूटी रखेंगे उसमें, 2-4 दिन में नहीं कुछ होगा, वो नियमित अभ्यास से। जी, अगला। कुछ क्वेश्चन है, पूछ लो। आदर्श दिव्यम, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, मैं बोला कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। मतलब टाइम टेबल इससे मैंने ये पढ़ना है, मतलब नहीं हो पाता। मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पाता। उसका कोई सोल्यूशन? 4 बजे कितने दिनों से उठ रहे हैं? 4 बजे ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, एकदम ईमानदारी पूर्वक। मैं लगभग 1 जा रहा हूँ। आपकी आवाज पूरा परिपूर्ण रूप से मुझे नहीं समझ आ रही है। सर, मैं 1-2 महीना से मैं रेगुलर हूँ, लेकिन अपना टाइम टेबल में मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। हाँ, टाइम टेबल। तो देखिए, 2 बातें हैं। सोते कब हैं आप रात में? वो 12 बजे नहीं, गलत बात। अगर ये चीजें नहीं, 12 बजे नहीं सोना है। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 10 बजे तो सोना ही है। हम कुछ भी करें, मतलब महीना में 4 दिन मैं ऐसा करता हूँ, जो हमारा या हमारे जितने भी हैं सभी का रूटीन, महीना में 4 दिन हम लोग जानबूझ के गड़बड़ करते हैं कि थोड़ा सा ये भी अनुभूति हो कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन वो 4 संडे होता है, या मंडे रख लें या कभी भी रख लें, वो 4 दिन है, सप्ताह में 1 दिन करता हूँ। लेकिन 10 बजे से पहले या 10 बजे आपको सोना है। आप कहिएगा ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका वो रूटीन छात्र जीवन में आपको कठोरता करनी पड़ेगी। मोबाइल पर लगे रहें या कुछ और लगे, नहीं लगे हों, नहीं चलाते होंगे, कोई मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, हर एक बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे नेक होते हैं। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद अगर किताब से टच में हैं या कॉपी, ठीक है, लेकिन उसका भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा जो होता है वो, और अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में आप किए, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। आप पढ़ाई करेंगे अगर ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा उठ करके अभी अध्ययन नहीं करिए, अभी उठते ही कुछ किताब लेकर के लिखने लगिए या कुछ पढ़ाई करिए। 2 चीजें, अभी कुछ और नहीं करिए, उठते ही ये करिए अभ्यास। फिर बाद में उसे आप डेकोरेट अपने तरीके से कर सकते हैं। आपको खुद ही अंतर अनुभूति होगी कि ये कर रहा हूँ, इसमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये करो। राइटिंग में निखार आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आप बी पंक्चुअल, आप अपने ऊपर कॉन्शियस रहते हैं, दूसरा कोई चीज आपके माइंड में नहीं चलता है। तो ये फायदा है सबसे पहले तरफ। तो वो आ जाएगा, वो 4 बजे आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं, वो करते करते अभ्यास आ जाएगा। जी। ये आरती कुमारी। तो मेरा नमस्कार सर, मेरा पूरा
प्रश्न था कि हमें खान पान किस तरह का करना चाहिए, जैसे रात के समय का प्रकार का होना चाहिए, मेरा खान पान से जुड़ा प्रश्न। अच्छा, आपका माने खान पान कैसा होना चाहिए छात्र का, या कुछ और कह रहे हैं? यस सर। हाँ, तो छात्र जीवन में अगर खान पान की बात कर रहे हैं, तो छात्र जीवन में या ऐसे भी छात्र जीवन तो खास तौर पर आहार एकदम कम लेना चाहिए, रात में तो बिल्कुल कम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के सारा हमारा किडनी, सारा कुछ जो है फंक्शन रात में थोड़ा कम करता है। क्योंकि आप दौड़ते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, तो वो अलग चीज़ है। उस टाइम रिलैक्स का होता है, तो किसी को अगर कोई रिलैक्स कर रहा है, उस समय किसी को कार्य दे दीजिएगा, तो उसे गुस्सा आएगा, वो परफेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर रिलैक्स कर रहा है, उस समय कह दीजिए कि ये काम करो, तो उसको चिड़चिड़ापन आएगा। क्यों? वैसे ही हमारा सिस्टम है शरीर का, बॉडी का, वो उस समय रेस्ट करता है, तो भाई रेस्ट करने दीजिए। पूरे दिन तो खाते ही रहते हैं, तो रात में खाइए, अल्प मात्रा में लीजिए। अगर हो सकता है नहीं खा करके भी चलने वाला, अगर देख रहे हैं कि हम एकदम ठीक है, तो इट्स एनफ। लेकिन अगर लगता है कि कहीं कमजोरी है या कुछ है, तो लिक्विड मात्रा में कुछ लें। सब्जी ज़्यादा प्रयोग करें, हरा सब्जी का रात में ज़्यादा प्रयोग करें। और छात्र जीवन में है, तो अगर हो सके तो रात्रि में थोड़ा-सा 1 गिलास या हाफ ग्लास दूध, उसमें चीनी नहीं दें, गुड़ दें, हल्का उसमें गाय का हो सके तो घी डालें, और हल्का उसमें हल्दी दें। उसे गोल्डन मिल्क बोला जाता है। अमेरिका में कम से कम 400 से ₹500 माने वो ग्लास देता है, छोटा जैसे चाय पीते हैं हम लोग, वैसे उतना बहुत गोल्डन गोल्डन मिल्क उसका नाम है। वही काम गाय का, तो आप समझ रहे हैं कि हमारी तो संस्कृति ही चोरी हो रही है, सब ले जा करके सब अपना बना रहा है। तो ये है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हो सके तो थोड़ा-सा हाफ ग्लास भी दूध का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य लाभ लें उसमें। उसमें हल्का हल्दी देना है, गाय का घी देना है और गुड़ देना है, ये मिश्रण करके, चीनी नहीं। और बिल्कुल वो आपके और रात्रि का तो ये भोजन, और दिन में भी हो तो लाइट भोजन जितना करें छात्र जीवन में वो ठीक है, क्योंकि 6 घंटा से ज़्यादा छात्र जीवन में रेस्ट नहीं करना चाहिए। छात्र का जो जीवन है वो 6 घंटा काफ़ी होता है सोने के लिए, और उसमें भी अगर समय बचाना चाहते हैं आप कि हम 8 घंटा सोने का काम अगर 2 घंटे में कर लें, तो वो है योग निद्रा। अगर संजोग होगा कभी तो फिज़िकल अगर हम आ पाएँगे, अब गुरुजनों का अगर सानिध्य ऐसा मिलेगा तो फिर योग निद्रा बताऊँगा कि वो फिज़िकल आकर के होगा फिर, योग निद्रा कैसे होती है, तो वो आप 8 घंटे का काम भी 1 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में। जो योग निद्रा करते हैं वो 2 घंटे सोते हैं। तो ये है छात्र जीवन में। तो खान-पान रात में थोड़ा कम ही करना चाहिए। जी। ये योगाचार्य सर, एक हमारा सवाल था, एक्चुअली शायद पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग को 21 तारीख को पता चल ही जाएगा। आपने 3 विश्व कीर्तिमान बनाए हैं, तो 2021 के लिए भी आपका कुछ लक्ष्य है क्या? हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेरणा से एक है बहन जी की इस बार हमने 21 जून को ही रखा था, लेकिन पीएमओ और आयुष मंत्रालय ने मुझे मना कर दिया कि आप कृपया करके अपना समय थोड़ा-सा चेंज कर लीजिए, क्योंकि भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 2022 में जो होगा। लेकिन उसका नाम दिया गया है अमृत महोत्सव, जो 22 मार्च से प्रारंभ है। तो अलग-अलग देशों को ये सख्त निर्देश दिया गया है भारत की ओर से, भारतीय दूतावास की ओर से, जितने भी एम्बेसी हैं सभी को, कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करिए। जो इंडिया क्या किया है, ये 75वां जो वर्षगांठ मना रहे हैं हम स्वतंत्रता का, क्या किया है ये बच्चा 75 साल का हो गया, इस बीच में क्या किया है? तो उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे, तो वो 14 अगस्त को पानी में जाएँगे और 15 को निकलेंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होगा, और इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका हमें एक तरह से प्रेरणा चाहिए, आभार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जितने बच्चे पैनल में बैठे हैं, उन सभी का प्यार चाहिए, उन सभी का एक ओज चाहिए, जो वो उन्होंने जो पुण्य किया है, कि इसमें सफल हों। ये आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और पीएमओ डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है कि इस काम को, और केसीएस फाउंडेशन सब मिल के कर रहे हैं, अर्बन लाइफ फाउंडेशन, ये सब, जो इसको किस प्रकार से अच्छा किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए तो होगी ये, और ये पूरे भारत के लिए होगी, क्योंकि
80 देशों से ऊपर इसमें भाग लेगा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। अब भाग वो लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो लोग हमारा ट्रायल जो हुआ था उसी में पीछे हट गए थे, क्योंकि मैं 24 घंटा का किया था, वो लोग उसमें कर पाए कोई 8 घंटा 9 घंटा, तो फिर वो ज़्यादा हो ही नहीं पाया। तो हमारा फाइनल राउंड है अब, और जो 14 अगस्त को मैं पानी में जाऊँगा और 15 को निकलूँगा। तो ये 21 जून को ही होता, लेकिन उसे 2 महीना एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये है, इस बार भी होगा, और भारत की ओर से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, ये हम सबकी दुनिया बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी सर कि आप जरूर इसमें सफल हों और देश का नाम फिर से रोशन करें, और जो रिकॉर्ड है वो इस तरह का हर साल आपके माथे पर चलता रहे। सर ये तो अनवरत चीज है, जिज्ञासा ऐसी चीज है कि वो थमनी नहीं है, लेकिन समय का भी हम लोग को मान रखना है, इसलिए समय को देखते हुए अब और समय आपका ना लिया जाए, और बाकी जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से, और NGP 13 परिवार की तरफ से हमारे डॉक्टर ब्रजेश सर हैं जो इंग्लिश के व्याख्याता हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आपको ये धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। ब्रजेश सर, आप धन्यवाद ज्ञापन धन्यवाद मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैम? जी जी जी। सबसे पहले मैं योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा जी के परम पूज्य माता जी एवं पिताजी को नमन करता हूँ, जिनके घर ऐसे रत्न का आविर्भाव हुआ। नमन है मधुबनी जिला अंतर्गत ढंगा पश्चिम गांव की, जिसकी पावन मिट्टी में आपका जन्म हुआ, वहीं पले बढ़े। महज 29 वर्ष की अवस्था में योग में हैट्रिक विश्व कीर्तिमान, डॉक्टरेट की उपाधि, योग रत्न सम्मान, ECI अवार्ड, अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित होकर लगातार अपने कर्म पथ पर बढ़ते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। यह किसी परिकथा से कम नहीं है, परंतु यह अटल सत्य है जो आज आपने जिस अनुरूप आपने सबका मार्गदर्शन किया, इससे बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आप अपने लगन, कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प, पराक्रम से बुद्ध की तपोवन बिहार की मिट्टी की खुशबू को विश्व में चहुओर बिखेरने का कार्य कर रहे हैं, जो वंदनीय, सराहनीय एवं अनुकरणीय है। आज आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से बिहार के तकनीकी छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। यह संस्थान हमेशा आपको नमन करते रहेगा कि इस आज जो विषम परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आज के समय में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, और तभी जाके हम स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और आज आपने तमाम छात्र छात्राओं को यह बताने का कार्य किया है कि तुम में असीम क्षमता है, परंतु उसे कैसे पाएंगे जब तक कि आप अनुशासित नहीं होंगे। अनुशासन जीवन का मूलाधार है। आपने जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त की बात की कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगते हैं, लगातार नियमित कार्य करते हैं, जो कार्य आपका दिया हुआ है सही समय पे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए कि किस तरह छात्र अपने जीवन में अनुशासन, लगन, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए सर मैं आपको हृदय से अपने संस्थान के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों की तरफ से आपको आभार व्यक्त करता हूं। सर मैं आपने जो बातें कही छात्र जीवन के लिए, मैं अपने प्राचार्य को जब देखता हूं तो देखता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में लगातार हमारे प्राचार्य ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं और राजधानी वाटिका में 1 घंटा तक योगाभ्यास करते हैं, और उनसे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो हमारे संस्थान में आकर नियमित छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लगातार प्रेरित करते हैं। और उनका कुशल नेतृत्व है, ये कुशल नेतृत्व है जो कि आपके ब्रह्म मुहूर्त में जगने, योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है। और वो लगातार हम शिक्षकों को प्रेरित करते हैं कि आप कैसे आप काम करेंगे, कैसे छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, सोचिए। और हम लोगों को हमेशा खड़ा होके नए नए कार्य देते हैं और पीछे खड़ा रहते हैं कि एकदम आप हैं, मैं आपके साथ हूं, आप कर्म पथ पर आगे बढ़िए। और वैसे ही छात्रों को भी बहुत सारी गतिविधियां जो IIT में हो रहे हैं वो हमारे यहाँ
ये मात्र हमारे प्राचार्य के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टिता का परिणाम है कि हमारे यहाँ भी छात्र वो सारे चीजों को ग्रहण कर रहे हैं जो आईआईटी में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम अपने प्राचार्य के प्रति भी आभारी हैं, जो आज इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो भी बातें आपने छात्र जीवन के लिए कहा है वो आज इस अवस्था में भी वो लगातार इसको जारी रखे हुए हैं, जिसका परिणाम हम पूरे संस्थान रोज नित्य नए कीर्तिमानों का स्थापित कर रहा है और उसका सुखद परिणाम है कि आप जैसे लोगों का हम लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भी मिश्रा अरुण सर की, जिन्होंने आप जैसे व्यक्तित्व को हम लोगों का मार्गदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराया। आपने इनको गुरु कहा है और इनका जो मान बढ़ाया है। आज मुझे पहले से भी मैं सर को देखते रहा हूँ, बड़ा ही सर का अद्भुत विचार रहा है और सोच रही है, और आज आप जैसे शिष्य को पाकर सचमुच में एक गुरु को जो प्रसन्नता होती होगी, आज मैं उसको अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं अपने और ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो भी वेबिनार हमारे ऑर्गेनाइज करते हैं, डॉक्टर अनुपमा, डॉक्टर मंजू मैम, इनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं कि अनवरत लगातार ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क करके और आप जैसे कर्मयोगी से परिचय करा के हमारे छात्रों के जीवन में एक अद्भुत संचार करते हैं। क्योंकि आज जिन बातों को आपने कही है, छात्र जीवन जो होता है, कभी कभी ऐसा समय आता है जो बेचारे ये समझ नहीं पाते हैं हम क्या करें, परंतु जो आपने आज जिन चीजों को आपने बड़ी विस्तार से और ये बहुत सहज ही समझने वाली बात आपने कही कि आप अपने कर्म को कीजिए, जो काम आज आपको मिला है अगर उस डेट में आप कर लेते हैं तो कल के लिए आपका आसान हो जाएगा। और आप जो 4 चीजें बताएं, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास और व्यवहार, ये तो मूलाधार है, ये तो बड़ा ही अद्भुत आपने खोज किया है। और सचमुच में अगर इसको फॉलो किया जाए तो कोई भी बच्चा अपने जो भी वो सक्सेस चाहता है, जिस क्षेत्र में चाहता है, निसंदेह निश्चित रूप से वो पालेगा। तो इसके लिए मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं टेक्निकल टीम, जिसमें चंद्र प्रकाश जी हैं, विश्वजीत, लालो चौधरी, सचिन कुमार हैं, जो लगातार वेबिनार को टेक्निकली रूप से साउंड बनाए रखते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं अपने सबसे बहुमूल्य छात्र एवं छात्रा, जो कि इस एनजीपी पटना 13 के रत्न हैं, इनके ही बल पर हमारी पहचान है। आज आपने जिस तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा को बताई, बड़ा ही मुझे मनोहारी लगा। आप जिस तरह से योगाचार्य आपने योगा करके जिस तरह से अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखा है और इतना कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो बड़ा ही अद्भुत लग रहा है कि इस तरह से आपने जो बच्चों को बताया, और हमारे बच्चे अगर आपकी बात को मानते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जीवन में हर एक प्रकार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मैं अपने सारे छात्र छात्राओं को आभार व्यक्त करता हूं कि आप जुड़े, आपने इतने महान योगाचार्य का संदेश को पाया, और ये संदेश आपके जीवन में प्रकाश पुंज की तरह उपस्थित रहेगा। और जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तब इनका स्मरण करेंगे और निश्चित रूप से आपको एक पथ प्रदर्शक के रूप में सदैव ही योगाचार्य रवि व्योम शंकर जी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होते रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर मंजू जी को चाहूंगा कि इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य सर। मैं कोशिश करूंगी कि अपने विभाग से कि अगर आपका समय हमारे छात्रों को, जैसे हमारे करिकुलम में भी योग एक सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, तो उसके लिए अगर आपका समय हम लोग को प्राप्त हो सके तो हम जरूर आपसे गुजारिश करेंगे कि इस पथ पर, मतलब अगर आप समय दे पाएं तो जरूर दीजिए। मैं अपने प्राचार्य सर से भी इस बारे में बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि आपका जो ज्ञान है वो हम सबको भी प्राप्त होता रहे। ठीक है सर, अब सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, और इतना बहुमूल्य समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और हम सबके तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य पर जरूर सफलता प्राप्त करें और भारत का नाम पूरे विश्व में
ये प्रचारित करें। धन्यवाद सर, सभी को आभार। धन्यवाद।